रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, वी रिकमेंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन एवरी डेटाबेस। जो भी हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, वी मस्ट इंक्लूड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। मकसद क्या होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीजें हैं जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को समझने में हमें हेल्प करते हैं। दैट इज वन थिंग इज कैस्केडिंग अपडेट डिलीट या कैस्केड अपडेट डिलीट। कैस्केड अपडेट या एडिट या कैस्केड डिलीट। तो भाई ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसको मैं समझाने लगा हूं अभी। अगर एक टेबल में किसी डाटा को चेंज किया, कुछ अपडेट किया, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो भाई देखो कस्टमर्स, कस्टमर का टेबल है, इसमें कस्टमर्स होंगे और इनके अलावा भी कस्टमर्स होंगे, मतलब एबीसी भी होगा, उससे कोई ना कोई कस्टमर आईडी भी होगी, तो कोई ना कोई नाम होगा और वो लाहौर का होगा लेट्स से। अब जो लाहौर का है तो वो कराची कस्टमर्स के अंदर नहीं होगा ना, यस और नो? नहीं। ऑलराइट, तो भाई ये कराची कस्टमर्स के अंदर ये है, राइट। लेट्स से इन केस हुआ ये कि मैंने मैंने क्या किया, मैंने इनका जो एड्रेस है ना, उसने बोला बेबी कस्टमर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम लाइक कराची टू एनी अदर सिटी, ठीक है, कराची से वो शिफ्ट हो गया है लेट्स से पेशावर। तो भाई अब दिस शुड बी चेंज्ड, राइट? KHI नहीं होगा यहाँ पर, क्या लिखा होगा भाई? पेशावर लिखा हुआ होगा, क्या भी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। तो ऑटोमेटिकली दिस एंट्री और दिस कस्टमर शुड बी ऑब्सोलीटेड, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस कराची कस्टमर्स। क्या हो जाना चाहिए? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाना चाहिए। मतलब एक जगह जो चीज चेंज करूं उसका इफेक्ट उससे रिलेटिव, उससे रेफरेंस करते हुए और दूसरी चीजों पे भी होगा। जैसे यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट शेयर हो रहा था जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि यार एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है? KHI। तो अगर मैं यहाँ से इसको इसको कराची को रिमूव करूं तो ये एंट्री यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। ये क्या है? कैस्केड अपडेट। मतलब कैस्केड अपडेट का मतलब मैंने उसको अपडेट किया एक रिकॉर्ड को, तो वो ऑटोमेटिकली जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां से खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। समझ में आई बात? जी। तो भाई अगर एक टेबल है मेरे पास कस्टमर्स का, उसमें एक बंदा था, उसने एड्रेस चेंज करवाया, ठीक है भाई, मैं अब जो है वो कराची में नहीं ऑर्डर करवाऊंगा, मैं अब लाहौर में ऑर्डर कराऊंगा, मैं शिफ्ट हो गया हूँ। अब शिफ्ट हो गया तो वो कराची कस्टमर्स के नाम से जो टेबल है उसके अंदर मेरे पास उसकी एंट्री मौजूद नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और ना मौजूद होगी, क्यों मौजूद होगी? क्यों मौजूद नहीं होगी? क्योंकि वो लाइक ही इज नॉट रिजाइडिंग इन कराची एनीमोर, राइट? चलें, लेट्स मूव ऑन। अब कैस्केड डिलीट की बात करते हैं। दूसरा कैस्केड डिलीट, जैसे हमने बोला एक काम करें, एक कस्टमर्स का टेबल है और दूसरा है एक्टिव कस्टमर्स का टेबल, या इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो ये। मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो भाई साहब थे ना मेरे पास, सॉरी ये वाले जो भाई साहब थे ना पहले वाले, ठीक है, जिनका नाम क्या था, ये XXXX 987 वाले, 987 कस्टमर आईडी वाले जो भाई साहब हैं, ये ये कस्टमर अब नहीं है। इन्होंने बोला मैं आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म करता हूँ, मैं अपनी जो है ना वो सारी चीजें खत्म करता हूँ, अब मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, ठीक है। तो इन्होंने अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया या बंद कर दिया या फिर डीएक्टिवेट कर दिया। तो वो कस्टमर्स की लिस्ट में से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही कस्टमर की लिस्ट से वो डिलीट हुआ उनका रिकॉर्ड, तो ऑब्वियसली वो जब यहाँ पे भी है तो यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? जी। तो दिस इज कॉल्ड कैस्केड अपडेट डिलीट, जिसकी वजह से रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रहती है। तो एक टेबल से रिमूव हुआ तो दूसरे टेबल में से रिमूव हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट कैस्केड अपडेट डिलीट, ठीक है। ये डाटा की इंटेग्रिटी को बढ़ाता है, सही है, डाटा की जी। इंटेग्रिटी को बढ़ाता है। लेकिन डाटा इंटेग्रिटी का मतलब डाटा सेम होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं। रेफरेंशियल का मतलब वो चीज जो एक दूसरे से लिंक हो रही हो, मतलब रेफरेंस का मतलब कीज की बेसिस पर जो है ना वो लिंक्ड हो रही हो। अच्छा भाई, याद है, डाटा वुड बी रेफरेंस्ड व्हिच डज वुड नॉट बी रेफरेंस व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, वो बोलता है कि भाई एक काम ये करें कि भाई मेरे पास एक कस्टमर्स का टेबल है, एक ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक है जी। कस्टमर आईडी मेरे पास ये है, ये है, ये है, ठीक है जी। और ऑर्डर्स मेरे पास ये हैं, ये हैं, ये हैं, ऑर्डर आईडीज ये हैं। अब ये ऑर्डर प्लेस किया किसने? इस कस्टमर ने। ये ऑर्डर प्लेस किया इस कस्टमर ने। ये ऑर्डर प्लेस किया इस कस्टमर ने। क्या आप मुझे बताएं यहाँ पर कस्टमर नंबर 0015 मौजूद है? नहीं। नहीं है। तो क्या ये ऑर्डर प्लेस हो पाएगा?
या ऑर्डर नहीं। में ये एंट्री आएगी? नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि डेटाबेस हमारा जो है, जब हम बनाते हैं, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को प्रमोट करता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है उसमें। इसलिए डाटा सिर्फ वही हो सकता, वो उसी को रेफरेंस किया जाएगा जो वहां पे उसको जो वहां पे एग्जिस्ट करता है। जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता उसको रेफरेंस नहीं कर सकते हम। रेफरेंस का मतलब उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो बोलेगा 0015 नॉट फाउंड, क्या है, कुछ भी नहीं पता। हाँ, 0016 करेंगे तो वो फॉरन बोलेगा हाँ भाई ठीक है, सही है, सही है डाटा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है। समझ में आई बात? बोलता है प्राइमरी की कांट बी अपडेटेड और डिलीटेड अनलेस ऑल डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड। इसको इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए हम बोलते हैं कि यार एक काम करें, मेरे पास कस्टमर्स का टेबल है, ठीक है जी। अब कस्टमर्स का टेबल है तो मैंने बोला भाई यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की, ठीक है। तो दोबारा से पॉइंट को पढ़ेंगे। वो बोलता है प्राइमरी की कैन नॉट बी अपडेटेड और डिलीटेड अनलेस ऑल डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डेटाबेस चल रहा है, डेटाबेस में काम चल रहा है, और मैं अचानक से क्या करूं, अचानक से कस्टमर के टेबल में जाऊं और सीआईडी को प्राइमरी की से रिमूव कर दूं। सही है। और जी। या फिर रिमूव करने के अलावा मैं प्राइमरी की को रिमूव करने करके नेम को प्राइमरी की, कस्टमर नेम को प्राइमरी की लगा दूं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास ये जो कस्टमर आईडी है ना, ये वो यूनिक होगी। अब नेम, सारी वैल्यूज यूनिक तो नहीं हो सकती, और ना होंगी तो प्राइमरी की सेट ही नहीं की जाएगी। तो ये इस पे डिपेंड करते हुए, मतलब ऐसा समझो सीआईडी पे डिपेंड करते हुए सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और सीआईडी यहाँ पे भी तो इस्तेमाल हो रही है, कहाँ गई है ये रही। अगर मैंने इसको प्राइमरी की रिमूव कर दिया तो मैं क्या यहाँ पर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेन की कंडीशन ही ये होती है। की कंडीशन क्या होती है भाई? फॉरेन की कंडीशन ही ये होती है कि दूसरे दूसरे टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए वो। तो मैंने इसको अगर सेकेंडरी की प्राइमरी की रिमूव कर दिया तो वो यहाँ पर फॉरेन की हो ही नहीं सकती। समझ में आई बात? जी। तो जब तक वो अपडेट नहीं होगी, जब तक उससे उस पे डिपेंडेंट जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वो अपडेट ना हो जाए। अगर हाँ मैं इस टेबल को पहले अपडेट कर दूं, इस टेबल को अपडेट कर दूं, ऑर्डर्स के टेबल में से सीआईडी हटा दूं, अब मैं कस्टमर आईडी को प्राइमरी की हटा सकता हूँ, ठीक है। एवरी फॉरेन की हैज अ मैचिंग वैल्यू इन द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल। हर फॉरेन की कोई ना कोई मैचिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। जैसे हमने अभी बात की कि फॉरेन की यहाँ पर दो 0015 एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं करती, तो इसका मतलब ये डाटा सही नहीं होगा। यहाँ पर आगे ही नहीं बढ़ने देगा, बोलेगा आप आपके डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है, मतलब डाटा इंटेग्रिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ऐसे डाटा आप रेफरेंस कर रहे हो जो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के लिखने लिखने पड़ते हैं, जो क्या बढ़ाते हैं, रेफरेंस बोलते हैं हम, डाटा इंटेग्रिटी बढ़ाते हैं। किसके अंदर होते हैं ये? होते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के लिए आप क्या करोगे? तो ये क्या होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी? हम बोलते हैं कि भाई प्राइमरी, हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को वो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, प्राइमरी की कैन नॉट बी अपडेटेड अनलेस ऑल द रिकॉर्ड्स, या फिर बोलेंगे, हम बोलेंगे डाटा वुड नॉट बी रेफरेंस विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे। अब जल्दी से समझना शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसकी टर्म सुनिए कभी नॉर्मलाइजेशन की? नहीं। नहीं सुनी, राइट। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम डाटा इंटेग्रिटी को बढ़ाते हैं, डाटा इंटेग्रिटी को बढ़ाते हैं, और डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। डाटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, और किसी भी पॉसिबल, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी जिससे हम ये समझ रहे हो कि यार डाटा की डाटा की डुप्लीकेशन हो सकती है, डाटा रिपीट हो सकता है। तो हम बोलते हैं उसको कि नॉर्मलाइजेशन कर दें। नॉर्मलाइजेशन का मतलब जब हम रिड्यूस करें डाटा रिडंडेंसी को और इंक्रीज करें डाटा इंटेग्रिटी को। और हमारी नियत यही होती है डेटाबेस बनाने के लिए कि हम डाटा रिपीट ना हो रहा हो बार बार भाई। डाटा एक तमीज से मतलब एक जो हमने डिजाइन, मतलब जिस तरह हम डिजाइन करेंगे उस तरह काम कर रहा हो, कोई रिपीटेशन नहीं है हो। हम बोलते हैं डाटा इंटेग्रिटी हो, डाटा की करेक्टनेस हो, कोई गलत डाटा एंटर ना हो जाए। दूसरा डाटा रिडंडेंसी ना हो, डाटा मतलब डुप्लीकेशन ना हो। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम
हमेशा प्रोमोट करते हैं, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई रिड्यूस करना, ये सारा मेथड जो बता दिया। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ फेजेस या फिर बोलेंगे कुछ फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होती है, ऐसा समझो कुछ स्टेजेस होते हैं, सही है, कुछ स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन होती है। अब नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस का मतलब हम रिकमेंड करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम इंप्लीमेंट कर दें अपने डेटाबेस पे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंट कर दें। अगर डेटा अगर कोई भी डेटाबेस नॉर्मलाइज नहीं हुआ हुआ तो हम बोलते हैं वो कौन सी फॉर्म में है, हम बोलते हैं वो जीरो एनएफ में है। जीरो एनएफ का मतलब जीरो नॉर्मलाइज फॉर्म, जीरो नॉर्मलाइज का मतलब कुछ भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है उसके, मुझे जीरो लगता है एनएफ। कि जैसे हाँ जी, आपने अभी बताया नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन के उसमें कोई डुप्लीकेट या रिकॉर्ड नहीं होते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ जीरो एनएफ की, जीरो एनएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो एनएफ का मतलब हुआ कि नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं है, एक स्टेज भी नहीं है, पहला स्टेप भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, समझ गई। ओके। फिर पहला स्टेप होगा तो हम बोलेंगे वन एनएफ, दूसरा स्टेप होगा तो हम बोलेंगे टू एनएफ, थर्ड स्टेप होगा तो हम उसको बोलेंगे थ्री एनएफ, समझ गई। जी। ओके, तीन तीन स्टेजेस होते हैं, लेकिन हमारे पास जब नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं, नॉर्मलाइज हुआ ही नहीं, तो हम बोलते हैं जीरो एनएफ में है डाटा। मतलब डेटाबेस कौन से एनएफ में, जीरो एनएफ में, जीरो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, मतलब नॉर्मलाइज नहीं हुआ हुआ, आपने नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइज करने को बोलता है तो हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन की इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं, सही है। हमेशा क्या हम नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी यार, पहले फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एनएफ में चला जाए, फिर सेकंड एनएफ में चला जाए, फिर थर्ड एनएफ में चला जाए लाजमी तौर पर। वो बोलता है कि भाई वन एनएफ में जाने के लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है कि भाई सबसे पहले वो बोलता है कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, डेटाबेस टेबल में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की, जैसे यहाँ पर आ जाए तो वो चिंटू की जो है ना वो नाम लिखा हुआ है, उसकी क्लास लिखी हुई है, उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, तो एक रिकॉर्ड एंटर हुआ है, जी। उसके बाद नीचे दूसरा रिकॉर्ड वही वाला एंटर हो गया। हम बोलते हैं वन एनएफ में तभी हो सकता है जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो, सही जी। डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव कर दूंगा, मतलब बोला भाई ये तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है भाई, क्या करो, हटा दो उसको। इसको हटा दिया तो ये किस में बन जाएगा, हम बोलेंगे भाई ये नो नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए वन एनएफ में होने के लिए, एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या होती है, बोलता है एवरी एट्रीब्यूट शुड हैव एटॉमिक वैल्यू। आ जाते हैं, क्या एट्रीब्यूट नेम है, क्या एट्रीब्यूट क्लास है, क्या एट्रीब्यूट मार्क्स है, जी। ठीक है। नेम के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो है क्या, ये रही। अब हमने क्या किया भाई, हमने बोला कि भाई चलो ठीक है, ये रिमूव कर दिया, वन एनएफ में जाने के लिए इसको रिमूव कर दिया, वन एनएफ की तरफ सफर बढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है। अब वो जीरो एनएफ में था इससे पहले, अब वन एनएफ में आ रहे हैं, तो पहला जो चेक पॉइंट है वो तो क्लियर कर दिया, क्या कि भाई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तो हमने नीचे वाला रिमूव कर दिया, सही जी। अब सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड में बोलता है भाई एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए हर एट्रीब्यूट की, हर एट्रीब्यूट की एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एट्रीब्यूट है, इसके अंदर कितनी वैल्यू है, एक, एटॉमिक का मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए। क्लास, इसके अंदर वैल्यू क्या है, एक। मार्क्स, इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर एटॉमिक वैल्यू नहीं है। कितनी वैल्यूज है, चार वैल्यूज, 5, 11, 6, 11। एटॉमिक वैल्यू है नहीं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, यस और नो। यस। तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज वो बोल रहा है नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो वन एनएफ में आ सकता है। समझ में आई बात। तो एवरी एट्रीब्यूट शुड हैव एटॉमिक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं हो सकती, हाइफन सेपरेटेड वैल्यूज नहीं हो सकती, कोई भी कितनी बड़ी भी वैल्यू हो लेकिन एक ही वैल्यू होगी। मतलब हम जो मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं तो मार्क्स सारे सब्जेक्ट के एक साथ एक उसमें नहीं लिख सकता मैं, एक एट्रीब्यूट की एक ही वैल्यू होगी। इसको इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपने बोला भाई एक काम करो, ये रिमूव करा दिए, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये करना है, सही, ये करने के लिए आपने बोला भाई काम करो चिंटू 8, आपने बोला भाई काम करते हैं, हम ना इसको एटॉमिक एटॉमिक उस पे चले जाते हैं वैल्यूज पे। तो पहले वाले को 5 लिख दिया, दूसरे वाले को 11 लिख दिया, तीसरा वाला हमारे पास चिंटू हो जाएगा 8, क्या नंबर 6, तीसरा वाला भी चिंटू हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 11। क्या अब
एट्रीब्यूट एटॉमिक हो गए? हाँ मगर वो डबल डेटा नहीं आ गया मतलब फिर से? नहीं नहीं, ये देखो डबल डाटा तो तब होता है, ये रिकॉर्ड पूरा का पूरा रिपीट हो रहा होता, क्या पूरा रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डुप्लीकेशन नहीं है डाटा में। सही, डुप्लीकेशन रिमूव कर दी थी, वो जो सेम डाटा था वो उसको तो हटा दिया था, सेम डाटा तो नहीं है ना, मतलब ओके। ये 4 मार्क्स, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, तो अलग 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 लिख दिए हमने। ये 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 और ये, मतलब ये डाटा तो नहीं रिपीट हो रहा ना, डाटा नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है जी। समहाउ हो रहा है क्योंकि अब सेकंड एंड फोर्थ रो में। हाँ, अब आप बोलेंगे सेकेंड और थर्ड रो में, तो देखो हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स थे, तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स सेम हो सकते हैं, ठीक है जी। 2 दफा एंट्री नहीं हुई भी, अब इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ 2 दफा एंट्री नहीं हुई भी ना, नहीं, नहीं। वो तो 5, 11, 6। अच्छा मैं एक काम करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं क्या लिख देता, मैंने ये वाली एग्जाम्पल इसीलिए वैसे लिखी ताकि ये चीज भी कंफ्यूजन जो है ना वो मैं इसको इसको 10 कर दूं, अब सही हो गया, ओके। अब तो ठीक हो गया ना। तो जी। मार्क्स उसके 11 थे ना सेकंड सब्जेक्ट के, तो एक बच्चा है 8 क्लास में, उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसके मार्क्स ही आ रहे थे 2 सब्जेक्ट में, क्या सेम मार्क्स ही हो सकते? हो सकता है। तो वही तो आ रहे थे, मैंने गलती से दोबारा तो नहीं डाटा एंटर किया ना, ये तब मामला होता कि मैं गलती से दोबारा एंटर कर देता, मिसाल के तौर पे 4 सब्जेक्ट से मार्क्स थे, मैंने ये चीज एंटर की, नीचे एक और दफा एंटर कर दी, फिर रिपीट हो जाता डाटा। सही बात समझ में आई? मैं ठीक है। बोलता हूँ मार्क्स मार्क्स हमारे थे ये 4 कॉमा सेपरेटेड लिखे हुए थे ना यहाँ पे, तो ओरिजिनल डाटा था वो। अच्छा, पूरी की पूरी एंट्री पहले डुप्लीकेट हो रही थी, सही है, पूरी की पूरी एंट्री पहले डुप्लीकेट हो रही थी, अब डुप्लीकेट नहीं हो रही, अब मैंने सेपरेट करके सबको लिखा है, भले से उसके अंदर मार्क्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, सही है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड अलग अलग ही है, क्योंकि ओरिजिनली वो 11 11 मार्क्स है, वो उसकी क्लास सेम है, वो नाम सेम है, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, अभी इसको 1NF में लाने की कोशिश की है, 2 मार्क पॉइंटर्स कंप्लीट कर लिए, क्या भाई, एक ये वाला और एक ये वाला, नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ठीक है, हटा दिया था उसको। एवरी एट्रीब्यूट शुड हैव एटॉमिक वैल्यू पे ले आया। लास्ट बोलता है नो रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स रिपीट हो रहा है, कोई एट्रीब्यूट रिपीट हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा, ठीक है, कैसे रिपीट हो सकता था, यहाँ एक और मार्क लिखा होता, मार्क्स अगर को, तो और यहाँ पर फिर से मैं जो हूँ 5 लिख देता या कुछ भी लिख देता, तो एट्रीब्यूट दो सेम नाम के या फिर सेम एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं होने, एक दफा लिख दिया वो एट्रीब्यूट दोबारा से आप रिपीट नहीं कर सकते। तो बेटा ये डेटाबेस कौन से एनएफ में था पहले, वो था 0NF में, ठीक है, किसमें था, 0NF में, जिसमें रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स आ रहे थे, ठीक है जी, 0NF में था। इसकी शक्ल कैसी दिख रही थी, ये शक्ल में डाटा था, ठीक है जी। अब इस शक्ल का डाटा था, तो मैंने उसको, ये था कौन से एनएफ में, ये था 0NF में, ठीक है, वन नॉर्मलाइज फॉर्म में भी नहीं था, मतलब नॉर्मलाइजेशन थी ही नहीं। अब इसमें जो मैंने चेंज कर दिया, ये नॉर्मलाइज तो हुआ, लेकिन ऐसा समझो वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन हुई, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट वन नॉर्मल। एनएफ, वन फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलते हैं 1NF। 2NF में आ जाए, 2NF में के लिए क्या पॉइंट्स हैं भाई, 2NF में कब होता है डाटा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बोलता है सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा 1NF में, मतलब जो ऊपर 3 रिक्वायरमेंट्स थी वो तो होनी ही चाहिए, तो पहले 1NF का सफर तय करेंगे हम, 1NF में पहुंच गए, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। तो भाई होगा क्या यहाँ पर, एक बात, 1NF में पहुंच गए, 1NF में पहुंचने के बाद अब बोलता है शुड देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का वर्ड आया था एक, अच्छा 2 तरह की डिपेंडेंसीज है, मतलब ये डिपेंडेंसी का मतलब किसी भी तरह से डाटा जो है वो रिलाई करता है किसी और चीज पे, दैट इज डिपेंडेंसी, राइट, किसी और चीज पे डिपेंडेंट होना, रिलाई करना, डिपेंडेंसी होती है। अब हम बोलते हैं एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है और एक पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब हमारा हर एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा हो, फंक्शनली, फंक्शनली वाले सेपरेटली, एक डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बोलेंगे, आइसोलेटेड, डेडिकेटेडली, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी की पे। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट टेबल की अगर बात करें, स्टूडेंट टेबल में
ये जो नेम और एड्रेस लिख रहा हूँ और स्टूडेंट आईडी लिख रहा हूँ, तो भाई हमारे पास स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है नेम, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है एड्रेस। मतलब ये जो एड्रेस है वो किसका है, इसका। ये जो नेम है वो किसका है, इसका। समझ में आई बात। इसी तरह से हमने जो इससे पहले वाले टेबल्स के बारे में पढ़ा कि अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है, देखो सी आई डी, नेम और सिटी। तो भाई कस्टमर आईडी इज द प्राइमरी की, इस प्राइमरी की पे डिपेंड करता है कौन, दूसरा एट्रीब्यूट्स, ये नेम। कस्टमर का नेम किस पे डिपेंड करेगा, कस्टमर आईडी पे, कि उस आईडी का नेम होगा। और सिटी, सिटी में जो कुछ होगा वो किसका होगा, वो इस सीआईडी का होगा। तो भाई यहां पर बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। कब होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हेनेवर वी यूज प्राइमरी की। जब प्राइमरी की इस्तेमाल हो रही हो तो हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब एवरी एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी की, हर एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा हो, उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये समझ में आ गई बात। पार्शियल पे हम बोलते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी में जहां पर हर एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करता, फंक्शनली डिपेंड नहीं करता, बट पार्शियली करता है। पार्शियली का मतलब क्या हुआ, हमने बोला भाई हमारे पास एक टेबल है, जो कौन है, जो ये है, एक टेबल है, मार्क्स का टेबल है, ठीक है जी। अब मार्क्स के टेबल में एक है स्टूडेंट आईडी, एक है टीचर आईडी, एक है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और टोटल। अब मुझे बताओ जरा कि भाई ये जो टेबल कौन सा है, मार्क्स का, इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है, कॉम्पोजिट। क्या है, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट है, प्राइमरी की तो है ही नहीं। प्राइमरी की कौन सी है, कॉम्पोजिट है भाई। हमने बोला भाई कॉम्पोजिट है, कैसे बन रहा है भाई, हमने बोला भाई मार्क्स के टेबल में टीचर आईडी दैट कांट बी द प्राइमरी की, राइट। सब्जेक्ट कांट बी प्राइमरी की, सब्जेक्ट टू प्राइमरी की, तो प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करती तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो करनी है। कैसे करेंगे, प्राइमरी की बनाने के लिए हमने बोला कॉम्पोजिट इस्तेमाल करो, टीचर आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों को इस्तेमाल करो। तो अब सब्जेक्ट 1 इज डिपेंडिंग ऑन टीचर आईडी अलोंग विद स्टूडेंट आईडी, subject 2 is depending on teacher id along with student id। तो पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पर एट्रीब्यूट की। हम बोलेंगे हर नॉन की एट्रीब्यूट है ना, नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब जो की नहीं है, कॉम्पोजिट की ना हो, फॉरेन की ना हो, सही है, और प्राइमरी की ना हो, तो नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं उसको। मतलब जो किसी भी किस्म का की नहीं है, मतलब प्राइमरी की नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है, फॉरेन भी नहीं है, तो ये नॉन की एट्रीब्यूट हुआ। तो नॉन की एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंड्स ऑन प्राइमरी की। पार्शियली डिपेंड्स ऑन प्राइमरी की का मतलब इस पे और इस पे डिपेंड करेगा पार्शियली, मतलब आधा आधा डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्पोजिट है, कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकता। हम बोलते हैं भाई 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं भाई पहले तो 1NF में होना चाहिए, दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉम्पोजिट की ना हो। समझ में आई बात, कॉम्पोजिट की ना ओके। हो। अब हमने बोला इसको, इस पे चलते हैं, क्या ये 1NF में है, जी। हाँ 1NF में तो है। तो हमने बोला भाई 1NF में है। 2NF में जाने के लिए हमने बोला भाई 2NF है, चेक करते हैं भाई। 2NF में आने के लिए हमने बोला कि भाई शुड बी इन 1NF, 1NF में होना चाहिए, 1NF में है, हाँ भाई है। दूसरा, शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब कॉम्पोजिट की ना नहीं होनी चाहिए भाई साहब, सही है, कॉम्पोजिट की नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की। क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक प्राइमरी की बना दी, जो किसके बारे में या क्या होगी, वो हमने बोला भाई स्टूडेंट आईडी बना दो, और स्टूडेंट आईडी से फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कर लूंगा, इनेबल कर लूंगा, यस और नो। जी। फंक्शनल डिपेंडेंसी इनेबल कर लूंगा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आएगी, क्या, ये जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वो सेम। आना शुरू हो जाएंगी, है ना। 13, 13, 13, 13। अब क्या करूंगा, हमने बोला भाई क्या क्या करें अगर कॉम्पोजिट है। देखो फॉर दिस सिनेरियो ये हम ये लगा के तो उसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की क्या आ जाएंगी, रिपीटेशन आ जाएंगी। खैर, अभी एक चीज समझते हैं जल्दी से। 1NF में आ गया, 1NF में आ गया, 2NF में आना है। 2NF में आने के लिए 1NF में है, हाँ ठीक है, और बोला पार्शियल डिपेंडेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती।
फिर क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आप डेटाबेस के टेबल में प्राइमरी की का इस्तेमाल करें, कॉम्पोजिट की इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दैट्स हाउ वी गेट इनटू 2NF। तो हमने बोला एक काम करो, आप एक प्राइमरी की लगा दो ताकि आपका मसला हल हो जाए। अच्छा, प्राइमरी की लगाओगे तो उसमें रिपीटेशन आएगी, तो वो मार्क्स वाला पार्ट उठा के आपने क्या करना पड़ेगा, मार्क्स वाला पार्ट उठा के क्या करना पड़ेगा, किसी और टेबल में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है वो हम मार्क्स कहीं और क्या करेंगे, उठा के उसको डालेंगे, तभी वो 2NF में जाएगा। चले मेरा बच्चा देखें, अब आपको एक टेबल दिख रहा है, दैट इज जॉब्स, राइट। अब जॉब्स का स्कीमा लिखा हुआ है ये रहा। जॉब में क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नाम है, उसकी जॉब आईडी है, जॉब कोड है, और जॉब है वो क्या परफॉर्म करता है। ठीक है जी, और स्टेट कोड है, और स्टेट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, ये सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं कौन से टेबल में, जॉब्स के टेबल में। ठीक है जी, अब मुझे सबसे पहले ये देख के बताना है कि क्या ये 2NF में है। नहीं। नहीं है। द रीजन इज कि यहाँ पर मैंने बोला 1NF में है। अच्छा भाई 1NF में तो है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है भाई, क्या आ रही है, पार्शियल डिपेंड, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं आ रही। क्यों भाई, फंक्शनल डिपेंडेंसी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई प्राइमरी की नहीं है। जब प्राइमरी की नहीं है तो प्राइमरी की ऐसे तो नहीं कि वो ऐसी बस प्राइमरी की उठा के डाल दो। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेबल्स को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, टेबल्स को दोबारा बनाना पड़ता है, या फिर दूसरे उसमें से टेबल्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ऐसा समझो कि एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास हैं, जो रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स एक ही टेबल में डाले हुए हैं, दो तीन, सबको अलग अलग करूंगा। हमने बोला एक काम करें, इसमें से सबसे पहले तो एक एम्प्लॉय निकल आएगा। सही है, हमने बोला एक एम्प्लॉय रोल। सही है, एक एम्प्लॉय रोल का टेबल बना लिया। एम्प्लॉय रोल का मैं टेबल में क्या है भाई, एनएफ में जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, हमने बोला भाई एम्प्लॉय रोल, एम्प्लॉय रोल बनाया। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय की आईडी डाली और उसकी जॉब कोड डाली। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एम्प्लॉय है 009। अब वो 009 की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका नाम क्या है, जाजे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, J003। अब J003 जॉब डिस्क्रिप्शन 009 की है। 009 इज द सेम एम्प्लॉय हैविंग द जॉब डिफरेंट जॉब आईडी। कभी ऐसा होता है ना, एक एम्प्लॉय होता है उसके दो काम होते हैं। मतलब J003 कौन है, मैनेजर है। वो मैनेजर तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, J003 और J002 इंजीनियर भी है। तो इंजीनियर है और मैनेजर भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जॉब्स के नाम से। उसने बोला भाई एक काम करो, इसको 2NF में ले आओ। 2NF में लाने के लिए हमने बोला यार एक काम करते हैं, यहाँ पर रिपीटेड क्या वैल्यूज आ रही है, रिपीटेड वैल्यूज आ रही है। या रिपीट का मतलब ये रिकॉर्ड जो है ना वो, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल कैसे है, हमने बोला भाई देखो वो ऐसे है कि ये और ये यूनिक हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने बोला एक काम करो, इसको ना दूसरे टेबल में उठा के डाल दो, मतलब उठाओ उसको। उठाया कैसे, हमने बोला भाई एम्प्लॉय का रोल, रोल पहले डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉय के रोल के लिए हमने बोला एम्प्लॉय आईडी और उसका जॉब कोड लिख दिया। फिर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और उसका जॉब कोड, ये रहा जॉब कोड। जॉब कोड तो सारे जॉब कोड आ जाएंगे मिसाल के तौर पे। अब इसी टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, 009। इसका जॉब कोड क्या है भाई, J003। ठीक है, और 001, और इसका जॉब कोड क्या है, 002। अच्छा जी, इससे होगा क्या बेटा, इससे होगा क्या, एक चीज हमने इसको सेपरेट कर दी, क्या कर दी भाई, एम्प्लॉय आईडी और जॉब कोड। ये अलग करने के बाद हमने बोला भाई एम्प्लॉय का डाटा है मेरे पास, ये जो टेबल था ना हमारे पास जॉब्स का, इसको मैंने अलग किया। हमने बोला एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज उसको अलग कर दो। कैसे, एम्प्लॉय का क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी लिखी। ठीक है जी, क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी लिखी। एम्प्लॉय आईडी और फिर एम्प्लॉय का नाम होगा, हाँ जी, और एम्प्लॉय कौन से स्टेट में है और उसका स्टेट कोड। तो ये दोनों चीजें कहाँ होंगी, यहाँ पर होंगी एम्प्लॉय के टेबल में। तो हमने इसके अंदर डाल दिया। ये प्राइमरी की, एम्प्लॉय रोल की क्या प्राइमरी की होगी, एम्प्लॉय रोल की कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी।
प्राइमरी की नहीं होगी, क्या होगी इसकी? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट होगी, वेरी गुड भाई, इसकी कॉम्पोजिट होगी। ठीक है जी, इसकी क्या होगी भाई? कॉम्पोजिट होगी। हमने बोला एक काम करो, एम्प्लॉय का टेबल अलग निकाल, एम्प्लॉय का डिटेल अलग निकाल दो, जॉब की डिटेल्स अलग निकाल दो, और इनको कनेक्ट करने के लिए एक टेबल बनाओ जिसमें एम्प्लॉय और जॉब, जॉब कोड डाल दो। मतलब इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की, समझ में आई बात? जी। तो एम्प्लॉय की प्राइमरी की उठाई, वो डाल दी, और जॉब कोड की प्राइमरी की, जॉब की प्राइमरी की उठाई, वो डाल दी। अब इसको 2NF में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला एम्प्लॉय के ये सब चीजें डाल दी एक साथ, और जॉब की भी डाल दी। जॉब में भाई जॉब कोड होगा यूनिक, सही है। मतलब J003 क्या जॉब है? वो बोलता है मैनेजर है। J002 क्या है? इंजीनियर है, इंजीनियर है, ठीक है भाई। तो एक दफा लिखा जाएगा J002 क्या है? इंजीनियर है। तो आपका जो डाटा बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? मिसाल के तौर पे अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, लेट से 009, ठीक है। उसका नाम क्या है? जाजे। स्टेट कोड क्या है मेरा बच्चा? स्टेट कोड है ये 72810, 72810। और स्टेट क्या है? स्टेट है, आपने बोला कि भाई वो कहाँ पर है, वो बच्चा हैदराबाद में। तो ये एंट्री किसकी बन गई है? ये एम्प्लॉय की बन गई। अब जॉब की क्या बनेगी? हमने बोला जॉब कोड और जॉब, जॉब कोड क्या बन रहा था? J002 इंजीनियर होगा, J003 कौन होगा? मैनेजर होगा। इसी तरह से सारी चीजें हमने देख ली। जॉब्स के टेबल में प्राइमरी की क्या है? एंड जॉब कोड। जॉब कोड, वेरी गुड। और जॉब डिपेंड कर रहा है इसकी प्राइमरी की पे, यस और नो? यस। जॉब डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पे, सही है भाई, बात समझ में आई? जी। ऑलराइट। यहाँ पे एम्प्लॉय की बात करते हैं। क्या नेम फंक्शनल डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पे? प्राइमरी की है कि नहीं है? नहीं। नहीं है, प्राइमरी वेट। की नहीं है जॉब एम्प्लॉय आईडी। जी। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है ना, बस देखो प्राइम। अच्छा, अब उस एम्प्लॉय का स्टेट कोड क्या है और स्टेट क्या है, वो सारे प्राइमरी की पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही कि नहीं आ रही? फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है जी। क्या इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, इसकी नहीं आ रही। फंक्शनल डिपेंडेंसी, अच्छा अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसकी तो नहीं आ रही, देखो जरा क्या है, ये क्या करें? पार्शियल डिपेंडेंसी। ये पार्शियल है। अच्छा जी, कॉम्पोजिट की है। कॉम्पोजिट की है ना मेरा बच्चा, भी ये सुनो जरा। हमने बात की थी व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंड्स ऑन प्राइमरी की। इसमें नॉन की एट्रीब्यूट क्या है बेटा? जॉब। नॉन की एट्रीब्यूट तो है ही नहीं कोई इस टेबल में, यस और नो? यस। भाई ये क्या है? एम्प्लॉय आईडी विच इज द फॉरेन की ऑफ दिस, जॉब आईडी इज द फॉरेन की फ्रॉम दिस, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? कॉम्पोजिट बना रहे हैं। तो इसमें अगर थर्ड एट्रीब्यूट होता तो फिर ये 2NF में नहीं होता, क्योंकि वो फिर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा था पार्शियली। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके। तो यहाँ पर तो है ही दो एट्रीब्यूट्स, और दोनों कॉम्पोजिट की के तौर पे यूनिक यूनिक एंट्री हम क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यस और नो? तो ऐसा समझो इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने थर्ड टेबल को इस्तेमाल किया। यहाँ पर इसकी प्राइमरी की इस्तेमाल की और यहाँ पे इसकी प्राइमरी की इस्तेमाल की, दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो एम्प्लॉय रोल्स हमने क्या बोला, दोनों कनेक्ट करने के लिए बना दिए। तो एक टेबल ये बना, एक टेबल ये बना, दोनों को कनेक्शन के लिए एक टेबल ये बना, तो दोनों की प्राइमरी की इस्तेमाल की, ठीक है। और वो दोनों मिला के क्या हो रही है? कॉम्पोजिट हो रही है। तो इसमें थर्ड एट्रीब्यूट अगर कोई होता तो दैट वुड हैव बीन द प्रॉब्लम। फिर हम बोलते हैं भाई 2NF में नहीं है। अभी तो ये क्या है? 2NF में आ गया है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जी। बात समझ में आई? कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं उसके अंदर जो पार्शियली उस कॉम्पोजिट की पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, वो कॉम्पोजिट की मतलब इस टेबल के लिए तो है, लेकिन वो ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली वो तो फॉरेन की है इस टेबल में। कोई तीसरा एट्रीब्यूट है ही नहीं कि जो क्या करेगा, जो डिपेंड करेगा उस पर जी। हमने बात स्टार्ट की थी 1NF से। 1NF में बोला था भाई अब अगर कोई आगे पीछे कोई भी डाटा मुझे मिलता है तो हमने पहले तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को क्या करना है? रिमूव करना है। एट्रीब्यूट जो होंगे वो एटॉमिक होंगे, एक एक वैल्यू होगी, कॉमा सेपरेट वैल्यूज नहीं हो सकती। दूसरा, तीसरी चीज, रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते। फिर हमने बात की कि भाई हमारे पास डिपेंडेंसी जो है ना वो पार्शियल नहीं होनी चाहिए,
2NF में। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि भाई जब नॉन की एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंड कर रहे हो, कॉम्पोजिट की पे पार्शियली डिपेंड कर रहा हो, सही है, तो कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 3NF में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बेटा होता ये है कि हम बोलते हैं एक तो वो 2NF में होना चाहिए, सही है, 2NF में होना चाहिए, मतलब 1NF में हुआ, फिर 2NF में हुआ, दो NF में होना। उस उसके बाद हम बोलते हैं कोई भी नॉन की डिपेंडेंसी का मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक तो हो गया फंक्शनल, दूसरी हो गई पार्शियल, थर्ड हो गई ट्रांजिटिव। ऐसा समझे, व्हेन एनी एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन नॉन की एट्रीब्यूट। दोबारा बोलता हूं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, जब कोई एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जॉब किस पे डिपेंड कर रहा है, जॉब कोड पे, ठीक है, समझ में आई बात। जी। एम्प्लॉय आईडी लिखी, नेम किसका है, जो एम्प्लॉय आईडी लिखी होगी उसका, ठीक है जी। और स्टेट किसका है, स्टेट कोड। स्टेट कोड। भाई देखो यहाँ पर मसला पता क्या है, एम्प्लॉय टेबल 3NF में नहीं है, 2NF में तो है। 3NF में कब होगा बेटा, 3NF में तब होगा जब हम बोलेंगे कि भाई कोई नॉन की एट्रीब्यूट, क्या ये स्टेट की एट्रीब्यूट है, क्या की नॉन की एट्रीब्यूट है कि नहीं है, है। है। स्टेट कोड क्या है, की एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की। नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट के ना वो इसका प्राइमरी है ना वो उसका प्राइमरी है, सही है जी, तो नॉन की एट्रीब्यूट हो गया ना। तो भाई नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है कोई एट्रीब्यूट, तो हमने बोला भाई स्टेट कोड लिखी, लेट से स्टेट कोड ऊपर लिखा हमने 72810, तो 72810 कोड किसका है, हैदराबाद का। तो हैदराबाद किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इस कोड पे ना, जी। इस कोड से आइडेंटिफाई हो रहा होगा ना, डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ। तो मैंने बोला अगर 78210, तो ये कोड किसका है, मैंने बोला कि भाई ये कोड है सिंध का या कराची का, सही है जी। यहाँ पर ये जो कराची है डिपेंड कर रहा है किस पर, कोड पर। तो हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पर एक एट्रीब्यूट कौन सा, स्टेट का, जो किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। हमने बोला ओके। एक काम करते हैं, इसको उठा देते हैं यहाँ से, इसको उठा देते हैं और एक स्टेट्स के नाम से एक और टेबल बना लेते हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा शायद। जैसे हमने बोला स्टेट कोड तो रहने दो, क्योंकि एम्प्लॉय के स्टेट कोड से बदल जाएगा कौन से स्टेट में रहता है। ये जो स्टेट है ना यहां से हटाओ और इसका एक अलग से टेबल बनाओ विच वी कॉल इज स्टेट। और हमने बोला स्टेट कोड कॉमा स्टेट, स्टेट कोड लिखें और फिर उसका स्टेट लिखें, मतलब ये एक टेबल बनेगा स्टेट के नाम से, उसमें उसका स्टेट कोड लिखा होगा और स्टेट लिखा होगा। तो अब आपने स्टेट सारी लिख दी, 72810 कौन सी स्टेट है भाई, 72810, 72810 है, आपने बोला था भाई हैदराबाद, और आपने बोला भाई 78210 ये क्या है, कराची, और सारे स्टेट्स एक एक करके लिख दी। अब ये देखो, क्या ये नॉन की एट्रीब्यूट है, स्टेट, हाँ, और वो की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टेट के टेबल में स्टेट कोड प्राइमरी की बन गई, यस और नो। यस। अब ये प्राइमरी की, जॉब कोड का ये प्राइमरी की, इसकी ये प्राइमरी की, और इसकी ये कंपोजिट। मगर जी एम्प्लॉय टेबल में जाके तो वो फॉरेनर ऐसा नहीं, वो टोटली डिफरेंट थिंग। वो तो ये है ना, जी। वो तो ये फॉरेन की है ना यहाँ। ठीक है। अच्छा देखो, अब एम्प्लॉय का नाम लिखा और एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय की आईडी लिखी, एम्प्लॉय का नाम लिखा XYZ और एम्प्लॉय का कोड लिख दिया 72810। उससे एम्प्लॉय आईडी से जो है ना वो क्या पता चल जाएगा, एम्प्लॉय रोल के टेबल में जाके उसकी जॉब कोड भी पता चल जाएगी, यस और नो। जी। तो जॉब कोड जो लिखा हुआ होगा उससे जॉब के टेबल में जाके जॉब भी पता चल जाएगी, ठीक उसका है। नाम तो यहाँ लिखा हुआ है, और उसके स्टेट कोड से स्टेट कोड को जाएगा और स्टेट कोड से स्टेट पता चल जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आई ये बात। जी। दिस इज हाईएस्ट नॉर्मलाइज फॉर्म विच इज 3NF। हम ये रिकमेंड करते हैं हमारा कोई भी डेटाबेस होगा वो 3NF में होना चाहिए, हाईएस्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में होना चाहिए, जिसके लिए हम इन सारी चीजों को एक बात तो याद रखते हैं, कौन सी, 1NF 2NF 3NF के सारे पॉइंट्स याद रखोगे। दूसरी बात, हम
इम्प्लीमेंटेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने अभी इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाई है इसकी, सही है जी, ये तो जो टेबल था इसको मैंने तोड़ा, सही है, इसको तोड़ा हुआ था और इसको तोड़ा, फिर इसको जो है उसमें से डिफरेंट टेबल निकाले, कितने टेबल निकले एक टेबल में से 4 निकले, ये जी 4 टेबल में होने के बाद अब ये 3NF में आ गया। हर चीज की अलग इंडिविजुअल उसकी क्या बोली डिपेंडेंसी दे दी हमने, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ताकि वो रिपीट ना हो, एक बात। दूसरी बात, नॉन की डिपेंडेंसी को भी हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी हमने रिमूव कर दिया। दिस इज व्हाट 3NF, दिस इज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। इसमें हम बोलते हैं कि भाई डाटा रिडंडेंसी हाईएस्ट होगी